जय जिनेन्द्र छात्राओं, आपने पिछले पाठ में जाना था कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम व परावर्तन के प्रकार, साथ ही दर्पण के प्रकार व उसमें बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, लेंस के प्रकार व उसमें बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, दर्पण में बनी प्रतिबिंबों की संख्या, साथ ही हमने प्रकाश का विक्षेपण आदि जाना था। अच्छा बताओ, जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होता है? किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा परावर्तित होता है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ वस्तु के उस पार चला जाता है, यानी ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ हिस्सा वस्तु अवशोषित कर लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। प्रकाश का कितनी मात्रा में परावर्तन हुआ, अवशोषण हुआ या वह पार चली गई, यह वस्तु के ऊपर निर्भर करता है कि वह वस्तु कैसी है। उदाहरण के लिए, प्रकाश दर्पण या अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित हो जाता है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है। और प्रकाश जब लेंस या किसी अन्य पारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह उस वस्तु के पार चला जाता है। तो वास्तव में किसी वस्तु की पृष्ठ पर पड़ रहे प्रकाश का क्या होगा, वह उस वस्तु पर निर्भर करता है कि वह परावर्तित होगी, पार चली जाएगी या अवशोषित हो जाएगी। समझा? अब जरा यहाँ देखो, आपको ग्लास में पानी स्पष्ट दिख रहा होगा, पेंसिल भी दिख रही होगी। इसे पानी में डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा लग रहा है जैसे पेंसिल का रास्ता बदल गया, यह वह मुड़ गई या टूट गई, है ना? पर ऐसा क्यों दिख रहा है? यह प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ध्यान से सुनो, अपवर्तन। अब आप कहेंगे कि यह अपवर्तन क्या है? चलो समझते हैं। ग्लास को आप बाजू से या सामने से देख रहे हैं, है ना? पेंसिल है और उसका प्रतिबिंब भी है। पेंसिल से प्रकाश ग्लास पर आता है और ग्लास से आंखों पर। अब इस प्रकाश की रेखा को पीछे खींचेंगे तो ये रेखाएं जहां मिल रही है वहां इस पेंसिल का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हमें पेंसिल इस प्रकार टूटी या मुड़ी दिखाई देती है। ये किरणें अपवर्तित किरणें यानी रिफ्रैक्टेड रेज हैं जो ग्लास की बाउंड्री पर अपवर्तित या विचलित होती हैं या बेंड हो जाती हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? ये भी बताओ कि प्रकाश की किरणें कितनी बार बेंड हुई यहाँ पर? 2 बार। पहले पानी और ग्लास के बीच में, फिर ग्लास और वायु के बीच में। इस कारण से हमें पेंसिल टूटी दिखती है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे हम अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ इस उदाहरण में आपने देखा कि प्रकाश पहले जल से ग्लास पर आया तो जल एक माध्यम है और ग्लास अन्य माध्यम है। फिर पुनः ग्लास एक माध्यम होगा और ग्लास से बाहर वह वायु की तरफ आती है तो ये दूसरा माध्यम है, इसीलिए वह पथ से विचलित हो जाती है। एक और उदाहरण, यदि प्रकाश की किरण किसी कोण पर आपतित होती है और माध्यम बदलती है तो यह दूसरा कोण बनाती है। इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक ग्लास स्लैब है, ये पारदर्शी है। जब इस पर प्रकाश की तिरछी किरण पड़ती है तो यह उस ग्लास स्लैब के पार चली जाती है। बच्चों अब ध्यान से सुनो, यहाँ प्रकाश की किरण का माध्यम बदल रहा है। पहला माध्यम है वायु जिसमें से प्रकाश की किरण आ रही है और दूसरा माध्यम है ग्लास स्लैब जो ठोस सॉलिड है, वस्तु है, जिससे प्रकाश की किरण बाहर जाने वाली है। प्रकाश की किरण इस बिंदु पर विचलित हो गई, पहला बिंदु मुड़ गई, ये सीधी नहीं गई, है ना? इन दोनों माध्यम को हम क्या कहते हैं? तो जिस माध्यम से प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, वह आपतित माध्यम यानी इंसिडेंट मीडियम है, और जिस माध्यम में विचलन हो रहा है उसे अपवर्तक माध्यम यानी रिफ्रैक्टेड मीडियम कहते हैं। ऐसे ही ग्लास स्लैब से जब प्रकाश किरण पुनः वायु में आती है तो विचलित हो जाती है। यहाँ प्रकाश किरण ग्लास स्लैब की इस बिंदु पर विचलित होती है। पहले की तरह आप इस बिंदु पर अभिलंब यानी नॉर्मल बनाइए। अब आप इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण देख रहे हैं जिसे हम आपतित कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये हम पहले से जानते हैं, है ना? ऐसे ही अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच एक और कोण दिख रहा है। इस कोण को हम अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं।
अब ये किरण ग्लास स्लैब से वायु में प्रवेश करेगी, तो इस तरह ये कोण आई डैश और अपवर्तित होकर आर डैश कोण बनाती है। समझा? अच्छा बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित क्यों हो जाती है, या ये मुड़ क्यों जाती है? दरअसल प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन तब आता है जब प्रकाश की गति बदल जाती है। अर्थात जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति परिवर्तित हो जाती है, इसलिए उसकी दिशा बदल जाती है। अब प्रकाश की गति में कैसा परिवर्तन आता है, क्या आप बता सकते हो? यह गति को बढ़ा देता है या कम कर देता है? विचार करो बच्चों। असल में यह माध्यम पर निर्भर करता है कि प्रकाश की गति बढ़ेगी या कम होगी। जब प्रकाश किरण वायु से ग्लास में प्रवेश करती है तो प्रकाश की गति कम हो जाती है, और जब वह ग्लास से पुनः वायु में प्रवेश करती है तो गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। पर ऐसा क्यों होता है, सोचो जरा। जरा यहाँ ध्यान से देखो। अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे अभिलंब यानी नॉर्मल की ओर अधिक झुकी है। यानी जब किरण वायु से ग्लास में प्रवेश करती है तो यह नॉर्मल की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, मुड़ जाती है। अब यहाँ देखो, जब किरण ग्लास स्लैब से वायु में फिर से प्रवेश करती है तो यह नॉर्मल से दूर हो जाती है। इससे हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक ऑप्टिकली विरल माध्यम यानी रेरर मीडियम से ऑप्टिकली सघन माध्यम में प्रवेश करती है, डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, तो यह अभिलंब यानी नॉर्मल की ओर झुक जाती है, तिरछी हो जाती है। और जब प्रकाश एक ऑप्टिकली सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली विरल माध्यम यानी रेरर मीडियम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या आप ऑप्टिकली विरल व ऑप्टिकली सघन माध्यम का अर्थ समझे? देखो, वैसे तो ऑप्टिकल माध्यम वह माध्यम है जिससे प्रकाश किरण पार जा सकती है, आर पार चले जाती है। यहाँ देखो, वायु और ग्लास दोनों ही पारदर्शी माध्यम है, तो इससे प्रकाश पार चला जाता है, तो ये दोनों ऑप्टिकल माध्यम हुए। अब आप समझ गए ना? अब बात करते हैं विरल और सघन क्या कहलाता है। विरल माध्यम यानी रेरर मीडियम वह माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति अधिक होती है। रेरर, विरल है ये, है ना? और सघन माध्यम वह है जिसमें प्रकाश की गति कम हो जाती है। देखो, अगर आप किसी खाली रास्ते से जा रहे हो तो ये विरल हुआ, और अगर आप भीड़ में प्रवेश करेंगे तो ये सघन हो जाएगा। इस उदाहरण से आप सघन और विरल को समझने का प्रयास करो। तो विरल माध्यम कौन सा होगा, ग्लास या वायु? वायु, है ना? और सघन माध्यम ग्लास। अतः जब प्रकाश किरण एक विरल माध्यम यानी रेरर मीडियम से सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम हो जाती है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। वहीं जब प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति बढ़ जाती है और वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, जैसा आप देख रहे हैं। अब जरा एक स्थिति और देखो। यहाँ प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में और जल में प्रवेश करती है। दोनों स्थिति में आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एक समान होगा, पर क्या दोनों में बने अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम R और R1, ये दोनों क्या बराबर होंगे? नहीं, यहाँ जल में बना अपवर्तन कोण अधिक है। अब विचार करो और बताओ कि जल व ठोस सॉलिड की तुलना में कौन सा माध्यम अधिक सघन या विरल है, और बताओ किसमें प्रकाश की गति सबसे अधिक व सबसे कम है। ये हुई अपवर्तन की बात। छात्राओं, आपने लेंस के बारे में जाना था, याद है? चलो अब हम उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस का क्या उपयोग है? अवतल लेंस का उपयोग मायोपिया में किया जाता है। मायोपिया मतलब निकटदर्शिता। इसमें हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट का स्पष्ट दिखता है, इसीलिए इसे निकटदर्शिता कहते हैं। अतः अवतल लेंस के उपयोग से हमें दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। अवतल लेंस का उपयोग टेलीस्कोप व दूरबीनों में भी किया जाता है।। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की।
उत्तल लेंस का उपयोग हाइपरोपिया मतलब दूरदर्शिता में किया जाता है। जैसा कि हमें नाम से समझ आता है, दूरदर्शिता यानी हमें इस स्थिति में दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, निकट का दिखाई स्पष्ट नहीं देता। अतः इस स्थिति में कॉन्वेक्स लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे हम निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। इसका उपयोग कैमरे में भी किया जाता है। साथ ही आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में भी किया जाता है। चलो, ये हुए लेंस के उपयोग। अब हम बात करते हैं दर्पण के बारे में। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है? सोचो, बताओ। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, इसका उपयोग तो आपको पता ही है, आप रोजाना अपने आप को उसमें देखते हैं। लेकिन हमारे जीवन में अवतल व उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? आओ जानते हैं। क्या आपने कभी सोलर हीटर देखे हैं? सोलर हीटर वे यंत्र हैं जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को गर्म करने में मदद करते हैं, और इस यंत्र में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव। आपने अवतल दर्पण के बारे में जाना था कि जब अवतल दर्पण दूर से अर्थात अनंत से कोई प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह प्रकाश को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारित यानी कन्वर्ज कर देता है। याद आया, वो सूर्य बिंदु से प्रकाश आता है तो वह अवतल दर्पण एक बिंदु पर, जिसे हम फोकस कहते हैं, उस पर प्रकाश को अभिसारित कर देता है। अगर हम एक कागज का टुकड़ा इस बिंदु पर लाएं तो वह तुरंत जल जाएगा। इसलिए हम अवतल दर्पण के इस गुण का उपयोग भोजन पकाने तथा तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए करते हैं। बताओ, हम भोजन पकाने के लिए पात्र को कहाँ रखेंगे? फोकस वाले बिंदु पर। हाँ, ठीक समझे, जिससे थोड़ी देर में भोजन पक जाएगा। हम अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो छात्राओं, ध्यान से सुनो। अवतल दर्पण दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में भी मदद करता है। इसलिए खगोल शास्त्री इस दर्पण का उपयोग दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप में भी करते हैं। आपने अपने घर में पापा व दादाजी को शेविंग करते देखा होगा। नाई जब शेविंग करता है तब वह इसी दर्पण का उपयोग करता है। एक और जगह है जहां अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वह क्या है? वाहनों की हेडलाइट्स में। ठीक समझे? साथ ही डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक भी दांतों को स्पष्ट देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये हुए अवतल दर्पण के उपयोग। अब हम जानते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? छात्राओं, आप बिग बाजार या मॉल में शॉपिंग के लिए तो गए होंगे, जहां आपने एक ऐसा दर्पण देखा होगा जिसमें वस्तुएं बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दर्पण का मौलादी में क्या उपयोग है? इस दर्पण का उपयोग वास्तविकता में सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। चूंकि दुकान में बहुत सारी वस्तुएं होती है तथा दुकान के किसी कोने में क्या हो रहा है इसे स्पष्ट देखने के लिए उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। एटीएम मशीन में भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह हमें पीछे होने वाली घटनाओं पर नजर रखने में मदद करता है ताकि कोई चुपके से गलत ना करे। समझे? छात्राओं, दर्पण का सबसे बड़ा उपयोग होता है गाड़ी के बाजू में। जो दर्पण लगा होता है ना गाड़ी के बाजू में, जिसे हम साइड व्यू मिरर या रेयर मिरर भी कहते हैं, उसमें भी उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, जिससे हम गाड़ी के साइड में एक साथ कई गाड़ियों को देख सकते हैं जो दूर हो। इस प्रकार उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें आसपास का ज़्यादा वातावरण देखना हो। ठीक है, समझ गए? चलो, इसे ध्यान से पढ़ना। आगे के पाठों में प्रकाश में इन सब का बहुत महत्व है। जय जिनेंद्र।